दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज हम प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखते रहिए हमारे इस चैनल को, देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से निकल करके आते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि प्रमुख कवि कौन है। दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों में तो सबसे पहला नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल का। किसका नाम आता है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। और दूसरी चीज़ आती है नागार्जुन। दूसरे नंबर पे आते हैं नागार्जुन। उसके पश्चात यदि बात करें हम तो शिवमंगल सिंह सुमन आते हैं। कौन आते हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न की प्रगतिवादी काव्यधारा के कौन से कवि हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। और इसके पश्चात कौन कवि आता है? शिवमंगल सिंह सुमन के पश्चात आता है, इनका नाम आप जानते हैं, त्रिलोचन, जिन्हें वासुदेव सिंह कहा जाता है। मूल नाम है त्रिलोचन, इनका उपनाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन शास्त्री भी कहा जाता है। त्रिलोचन, इनको वासुदेव सिंह कहते हैं। वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। और एक और अधिक महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है रांगे राघव। रांगे राघव। रांगे राघव। रांगे राघव। और एक नाम है जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये प्रमुख कवि हैं। अब हम देख लेते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों में भाग 1 में, और ये भाग 2 चल रहा है। अब भाग 2 में हम आज चर्चा करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन से लेकर के अन्य कवियों तक में। अब देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 2002 में। 2002 में। अब बात करते हैं इनके जन्म की, कि जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म स्थान की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है। जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है दोस्तों इनका? आप जानते हैं कि झगरपुर उन्नाव, उन्नाव जो कानपुर के पास में है, उत्तर प्रदेश में ही, झगरपुर। झगरपुर उन्नाव। झगरपुर उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों अगर बात करें हम इनके प्रमुख काव्य संग्रह की, यहीं से प्रश्न UGC नेट में मैच करने के लिए आता है। कभी कभी कालक्रमानुसार पूछता है कि पहले कौन है, फिर बाद में कौन है और अंत में कौन है। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ से हमेशा से प्रश्न आए हैं और UGC में कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए UGC का, उसमें अवश्य ही ये प्रश्न मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम इनके काव्य संग्रह में। तो सबसे पहला काव्य संग्रह मिलता है इनका हिल्लौल। कौन दोस्तों? हिल्लौल। हिल्लौल मिलता है पहला काव्य संग्रह। और दूसरे काव्य संग्रह की यदि बात करें हम तो मिलता है जीवन के गान। कौन सा? जीवन के गान। जीवन के गान। जीवन के गान। और तीसरे की बात करें तो युग। युग का मोल। याद रखिएगा, युग का मोल। युग का मोल ये 1945 में आया था। 1945 में। और यदि हम अगली रचना की बात करें तो आपको पता है हिल्लौल, जीवन के गान, युग का मोल के पश्चात है प्रलय सृजन। कौन सा है? प्रलय सृजन। प्रलय सृजन महत्वपूर्ण काव्य इनका है। प्रलय सृजन जो 1950 में आया था। 1950 ईस्वी में। अब दोस्तों देखते हैं
इसके पश्चात कौन सी रचना है इनकी? इसके पश्चात विश्वास बदलता ही गया। कौन सा? विश्वास बदलता ही गया। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। विश्वास बदलता ही गया। विश्वास बदलता ही गया। विश्वास बदलता ही गया। और इसके पश्चात जो है वो है विंध्य हिमालय की। कौन है? विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय जो 1960 में प्रकाशित होती है। विंध्य हिमालय 1960 ईस्वी। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार के और महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं लगातार। अब अगली बात करें हम, तो इसके पश्चात आता है मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात की खासियत क्या है? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए मिट्टी की बारात बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। जितने भी रचनाएं हैं, अगर उनको कोई पुरस्कार विशेष मिला है तो वो रचना अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी। याद रखिएगा, मिट्टी की बारात। किसकी बारात दोस्तों? मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात ये रचना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और आपको बता दें, साहित्य अकादमी से इसे कब नवाजा गया, ये बात महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला था। 1974 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिट्टी की बारात को नवाजा गया था, इसलिए यह रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करें दोस्तों 8वें नंबर पर, तो वारी की व्यथा आती है। कौन आती है दोस्तों? वारी की व्यथा। वारी की व्यथा। वारी की व्यथा ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। कब आई थी दोस्तों? 1980 में। एक एक लेखक का, एक एक रचनाकार की रचनाएं क्रम से यदि आपको याद होंगी तो यूजीसी में नेट ही नहीं बल्कि जीआरएफ आपका जरूर हो जाएगा। जीआरएफ के लिए आप टारगेट बनाइए दोस्तों। अगर टीजीटी है, पीजीटी है, केबीएस है, एनबीएस है, कोई भी एग्जाम है, तो सबके लिए प्रगतिवादी काव्यधारा की जो रचनाएं हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखते हैं हम अगली रचना कौन सी होगी। मिट्टी की बारात है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974, और वारी की व्यथा 1980। अब अगर यदि बात करें अगली रचना की तो क्या हो जाएगा? इनकी रचना होगी पर आंखें नहीं भरी। 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 और अगली रचना की बात करें तो पर आंखें नहीं भरी के पश्चात आएगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी, ये किसकी रचना चल रही है दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना चल रही है। हम पंछी, पक्षी नहीं है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस प्रकार से दोस्तों देखा आपने। इसके पश्चात इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो कालक्रम से नहीं बल्कि वो मैच करने के लिए देता है यूजीसी में। वो कौन सी हैं? अन्य कविताओं को भी देख लें, 2-3 हैं अन्य कविताएं। अन्य कविताएं भी इनकी हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुनिया का यौवन, आपने सुना होगा, गुनिया का यौवन। गुनिया का यौवन। गुनिया का यौवन। गुनिया का यौवन शिवमंगल सिंह सुमन की महत्वपूर्ण रचना है। इसके पश्चात आपको मिलेगी एक रचना जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल। और एक है रचना चल रही कुदाली। चल रही कुदाली। चल रही कुदाली। चल रही कुदाली। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपके समक्ष उपस्थित हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं तुरंत ही वासुदेव सिंह की, जिसको हम त्रिलोचन के नाम से जानते हैं। वासुदेव सिंह की बात करें तो इनका जन्म 1917 में और मृत्यु 2007 में हुई थी।
चलते हैं दोस्तों वासुदेव सिंह के पास। वासुदेव सिंह इनको त्रिलोचन कहा जाता है, त्रिलोचन शास्त्री या त्रिलोचन। इनका जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु 2007 में। ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों को कालक्रम से मिलाने के लिए देता है, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पश्चात अब देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म दोस्तों चिरानी पट्टी आप नाम सुने होंगे। चिरानी पट्टी इनका नाम आपने सुना होगा, ये सुल्तानपुर के पास में है। चिरानी पट्टी जन्म स्थान क्या है दोस्तों? जन्म स्थान है इनका चिरानी पट्टी। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। अब दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन के पश्चात वासुदेव सिंह, जिन्हें हम त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं, जिनका जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 2007 में हुई थी, जिनका जन्म चिरानी पट्टी है सुल्तानपुर में। इन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? इन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्हें गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं दोस्तों? अवध का किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवध का किसान, याद रखिएगा, अवध का किसान कहते हैं। अवध का किसान कहते हैं। दोस्तों वासुदेव सिंह के बारे में आपने देखा कि जन्मस्थान कहाँ है, मुक्तिबोध ने इनको क्या कहा है। अब इसके पश्चात हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा करेंगे। देखें दोस्तों रचनाएं महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। देखें नंबर 1 की बात करें तो इनका सबसे पहला काव्य संग्रह आता है धरती। कौन सा है? धरती। शिवमंगल सिंह सुमन का धरती पहला काव्य संग्रह है और ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आगे बात करें दोस्तों या गुलाब और बुलबुल। दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ था? धरती 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगर हम अगली रचना की बात करें तो आएगा दिगंत। कौन आएगा दोस्तों? दिगंत आएगा। दिगंत 1957 में, 45, 56 उसके पश्चात 57। दिगंत है 1957 में। और दोस्तों इसके पश्चात एक रचना और महत्वपूर्ण आती है, ताप के ताए हुए दिन, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की है। ताप के ताए हुए दिन, इसे एक पुरस्कार भी मिला था, ताप के ताए हुए दिन। ये 1980 की रचना है, 1980। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि वासुदेव सिंह यानी त्रिलोचन शास्त्री की वो कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और वो भी 1981 में। तो दोस्तों यही वो रचना है, ताप के ताए हुए दिन ही वो रचना है जिसे 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था ताप के ताए हुए दिन को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगली रचनाओं की, और इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण रचना निकल करके आती है जिसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कब प्रकाशित हुआ? अब प्रश्न उठता है। तो शब्द 1980 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1980 में। और इसके पश्चात जो छठवीं इनकी रचना आती है वो है उस जनपद का कवि हूँ, जो भूखा है नंगा है ना, उस जनपद का कवि हूँ। ये दोस्तों 1981 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1981 में। अब अगर हम बात करें अगली रचना की तो वो कौन सी होगी? वो है अर्घान। क्या है दोस्तों? अर्घान।
अब देखते हैं अर्घान कब प्रकाशित हुई। तो अर्घान दोस्तों 1984 में आई। कब आई? 1984 में। उस जनपद का कवि हूँ 81 में, अर्घान 84 में, और इसके पश्चात आती है तुम्हें सौंपता हूँ। कौन है? तुम्हें सौंपता हूँ। देखिए, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में आई थी। कब आई दोस्तों? 1985 में। अब हम देखते हैं अर्घान 84 में, तुम्हें सौंपता हूँ 85 में, और इसके पश्चात जो 9वीं रचना आती है कहनी अनकहनी। कहनी अनकहनी। दोस्तों देखें, कहनी अनकहनी या अनकहनी, अनकहनी भी कुछ कहनी है। अनकहनी भी कुछ कहनी है। अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये 1986 में, 1986, लगभग 33-34 साल पहले। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिलोचन की एक ऐसी रचना है जिसे अवधि की काव्यकृति कहा जाता है। वो कौन सी रचना है? याद रखिएगा, वो है त्रिलोचन शास्त्री की अमोला। कौन सी है दोस्तों? अमोला। अमोला इनकी एक ऐसी रचना है जो अवधि की है। किसकी है दोस्तों? अवधि की, यानी अवधि भाषा की। अवधि काव्यकृति में कहा जाता है अवधि भाषा की। अवधि भाषा, अमोला अवधि भाषा की रचना है जो 1990 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1990 में। और इसकी खासियत और आपको बताते चलें कि इसमें छंदों की संख्या कितनी है, बरवे छंदों की संख्या कितनी है, तो वो है 2700। कितनी है दोस्तों? 2700 छंद हैं इसमें, बरवे छंद हैं। 2700 बरवे छंद हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इन त्रिलोचन शास्त्री की, तो त्रिलोचन शास्त्री को हम सानेट के लिए जानते हैं। सानेट आप जानते हैं, अंग्रेजी की बात करें सानेट तो वहीं से आया है। ये 14 पंक्तियों की एक रचना होती है, इसी को हम सानेट कहते हैं। तो सानेट के लिए प्रसिद्ध हैं। सानेट के लिए, सानेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? सानेट के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं। त्रिलोचन प्रसिद्ध है। सानेट के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? सानेट के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें दोस्तों, एक और ऐसा कवि है जो प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर है, उसका नाम है रांगे राघव। क्या नाम है दोस्तों? रांगे राघव। अब रांगे राघव की बात कर लेते हैं। रांगे राघव की बात करते हैं दोस्तों। रांगे राघव का जन्म कब हुआ बताइए जरा। रांगे राघव का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। दोस्तों 1923 ईस्वी में रांगे राघव का जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? मृत्यु 1963 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1963 ईस्वी में। और एक बात इनसे निकल करके आती है कि रांगे राघव का उपनाम क्या है? इन्हें त्र्यंबक वीर राघवाचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनका मूल नाम है, मूल नाम इनका है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। त्र्यंबक, त्र्य मतलब 3, अंबक मतलब नेत्र, तो त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। राघवाचार्य इनका मूल नाम था। अब दोस्तों देख लेते हैं, इनके 3 आख्यानक काव्य हैं। रांगे राघव के 3 आख्यानक काव्य हैं, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 आख्यानक काव्य हैं। आख्यानक का मतलब आप जानते हैं ना, आख्यानक काव्य हैं। नंबर 1 की बात करें हम तो अजेय खंडहर, यह आख्यानक काव्य है। याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि रांगे राघव का कौन सी रचना है जो आख्यानक काव्य के अंतर्गत आती है, तो वो है अजेय खंडहर। क्या है दोस्तों? अजेय खंडहर। अजेय खंडहर जो 1944 में प्रकाशित हुई थी।
कब दोस्तों? 1944 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो दूसरा इनका आख्यानक काव्य है वो है मेधावी। कौन है दोस्तों? मेधावी। मेधावी, मेधावी ये 1947 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1947 में। और जो तीसरा आख्यानक काव्य है दोस्तों वो कौन सा है? वो है पांचाली। कौन है? पांचाली। पांचाली आप जानते हैं, द्रौपदी जी को भी कहा जाता है। ये प्रकाशित हुए थे 1955 ईस्वी में ये आख्यानक काव्य प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों देखते हैं, इन्होंने आख्यानक काव्य के साथ साथ कुछ मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। तो मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं अब ये देख लेते हैं। रांगे राघव के मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। अब मुक्तक काव्य में यदि बात करें तो कौन कौन से हैं मुक्तक काव्य में? तो हम बात करें नंबर 1 की तो वो है पिघलते पत्थर। पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर। और राह के दीपक, राह के दीपक, राह के दीपक। अब दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। दोस्तों इसके पश्चात जो बच रहा है रामधारी सिंह दिनकर, इसको हम अगले वीडियो में आप तक प्रेषित कर देंगे। लगभग जो प्रमुख कवि थे प्रगतिवाद काव्य धारा के वो मैंने आपको उनसे मैंने आपका परिचय करा दिया है। अब रही बात अगले टॉपिक की, तो फिर से निर्धारित करके हम आपके समक्ष समस्त टॉपिक को आपके समक्ष रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। फिर मिलेंगे आपको हम एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ ही बगल में बनी घंटी का निशान अवश्य ही दबा दें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे।